Hello student, welcome to is my study. I am Chavendra Kumar Jha. In this class I am going to solve some of the problems, simple problem, basic problems based on Coulomb's law. देखिए बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं कि सर आप मुश्किल क्वेश्चन ही कराना शुरू कर देते हैं। देखो मुश्किल क्वेश्चन अगर करना से सीख जाओगे तो आसान क्वेश्चन तो आप आसानी से कर ही पाओगे। तो ये क्वेश्चन ये जो लेक्चर मैंने पर्टिकुलरली लिया है ये बिगिनर्स स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार सीख रहे हैं उनके लिए लिया है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी करते हैं और मैं ये लेक्चर देखने का आपको क्या एडवांटेज होगा वो ये है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये एक स्किल है, एक अप्रोच है जो हमें डेवलप करनी होगी। देखो मार्केट में सॉल्यूशंस कई जगह अवेलेबल है, सिर्फ आपको वर्ड्स लिखे हुए हैं और वो पढ़ के जहर ले रहे हो। इसलिए एक स्किल डेवलप करो जो थ्योरी आपने सीखा है, वेदर यू आर एबल टू अप्लाई इट और नॉट, वी हैव टू चेक इट एंड हाउ यू आर अप्लाइंग। देयर इज सम रूल्स बेसिक्स, वैसे वैसे करके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उस स्टेप से बढ़ना पड़ेगा। अगर मुझे छत पे जाना है तो मैं डायरेक्टली एक पैर जमीन पे एक पैर मैं सीधे छत पे नहीं रख दूंगा, सीढ़ियां चढ़ के जानी पड़ेगी। ठीक है, बहुत रेयर ऐसे होंगे कि जिसका इतना बड़ा छलांग होगा कि एक पैर जमीन पे और एक पैर पहले फ्लोर पे ही चले जाओ, और 20 फ्लोर का बिल्डिंग है तब तो और भी मुश्किल है। सो हियर वी हैव बी वेरी कॉशियस व्हाइल यू आर लर्निंग द थिंग्स। पहले सारे थ्योरीज लेक्चर्स देखिए जो मैंने ऑलरेडी दिया है, और जैसे जैसे मैंने लेक्चर्स के सीक्वेंस बनाए हैं आप वैसा ही फॉलो करिए। इसके अलावा भी अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखिए, और हमसे डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको सॉल्व करके देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लेट्स एंजॉय, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। कोई भी लेक्चर हो, क्लास हो, ये जो वीडियो चलती है उसमें हम यही थे कि जो भी इससे रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे पास सोल्यूशन अवेलेबल है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, डेली लाइव क्लास ले सकते हैं और डाउट सॉल्व कर सकते हैं, घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं कम खर्चों में। ठीक है, तो ये चीज़ें अवेलेबल है तो इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए मैं दिखाता हूँ कि आज मैं क्या सॉल्व करने वाला। मैंने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज ही लिए हैं और उसके बेसिक क्वेश्चंस को और सारा सॉल्व करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ डायग्राम बना के दिखाऊंगा और कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे सॉल्व करने के लिए सोचते कैसे हैं, वो उसको स्किल डेवलप कहते हैं। वो हमें इस प्रॉब्लम्स में सीखना है, देखना है। देखिए पहला प्रॉब्लम क्या है आपके स्क्रीन पे। ये हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है जो आपको मिल जाएगा। आपके पास बुक 2 है, बुक 1 और बुक 2 12th में, तो बुक 1 में आपको मिल जाएगा। पहला प्रॉब्लम कर रहे हैं यहां पर, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग ए स्मॉल चार्ज स्फीयर। मतलब छोटा स्फीयर है, बड़ा स्फीयर होगा तो दिक्कत आएगी। ओके, दैट विल सी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा स्फीयर होने से साइज ऑफ द चार्जेस में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो यहां पर जो चार्जेस है बहुत ही स्मॉल साइज के स्फीयर्स हैं, तो हम एक पॉइंट पे बोलेंगे। ठीक है, और ज्योमेट्री का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। हैविंग चार्ज ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम एंड 3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। हवा में 30 सेंटीमीटर की दूरी पे दो चार्ज रखे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -7 पहले का, और दूसरे का 3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। जो बाय डिफॉल्ट पहले लिखा है उसको चार्ज 1 बोलना है, जो बाद में लिखना है उसको चार्ज 2 बोलना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखिए हम सीधे इस विंडो में आते हैं। क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया कि दो चार्ज पार्टिकल है। यहां पर हम देख रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ये आपका 1.1 ही होगा। ये पहला एक्सरसाइज हम डील कर रहे हैं।
दो चार्ज पार्टिकल स्मॉल स्फेयर है, तो हम स्फेयर पहले बनाएंगे। जब भी कभी फिजिक्स का प्रॉब्लम आप लोग बनाएंगे तो एक सिंपल डायग्राम जरूर बनाएंगे, बिना डायग्राम के फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व मत करना। आप बोलोगे सर एक लाइन का हमें पता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अरे थ्योरेटिकल में कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं तो क्यों डायग्राम बनाओगे। लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जहां हो सके एक डायग्राम बना के समझ लो। इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, दो डॉट बना के एक लाइन बनाने में क्या जाता है। लेकिन अगर इतनी हाई लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी जिसमें आपको माइंड में ही सब कुछ बन रहा है, छप रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है इसकी करने की। तो यहां पर दो चार्ज दिए हैं और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो दिया हुआ है। वो स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, कोने में भी हो सकता है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर है। मैं इसको पहला बोल रहा हूं, इसको दूसरा चार्ज बोल रहा हूं। और यहां जो चार्ज है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल। पहला चार्ज क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, 10⁻⁻7 कूलम। और दूसरा है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये बात है, क्लियर है चीज। अब इनके बीच का जो फोर्स है वो क्या हम निकालते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल, ये तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। दो ही चार्ज है, दोनों के बीच में आपस में फोर्स लग रहा है, तो एक ही फोर्स लगेगा। आप बोलोगे सर 1 2 पे लगा रहा है और 2 1 पे लगा रहा है, तो दो फोर्स हुआ ना, दोनों निकालो। यानी इस केस में आप ये कहना चाह रहे हो कि F12 निकालो और F21 जो दोनों बराबर ही होगा। वाई F12 निकालेंगे तो उस केस में भी क्या होगा फॉर्मूला, के डायरेक्टली, या फिर 1/4πε लिख लो, 1/4πε0 इंटू पहला चार्ज Q1 Q2 बाय उनके बीच का डिस्टेंस। अगर F21 भी निकालेंगे तो चार्जेस तो सेम है, 4πε0 इंटू Q2 Q1 बाय R²। अंडरस्टूड। तो दोनों ही चीजें सेम है, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर होगा, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे भोले वाले बच्चे होते हैं, कहते सर इसमें तो दो है, हम एक ही निकालेंगे। तो सवाल है कि दोनों सेम है, इसलिए हम इसको F बोल रहे हैं इन जनरल। तो यहां पर फॉर्मूला जो है, इसको कई बार K के फॉर्म में लिखते हो तो उसका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिख देना। अगर 1/4πε लिखते हो तो ε0 की वैल्यू लिखना, या तो ऐसा लिखना 4/ε0 इंटू पहला चार्ज क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये चार्ज का है, चार्ज कैसे कूलम में ही होता है। और जब हम सारी वैल्यू रखेंगे तो फाइनल जो होता है फोर्स हमें न्यूटन में निकलता है, और ये सेंटीमीटर में है, जिसको डिस्टेंस में 100 से डिवाइड करके मीटर बना लेते हैं, तो 0.3 का ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम कैसे भी रख सकते हैं, जैसा कि आप सबको पता है पहले से। तो यहां पर हमने जो है वैल्यू रख देना है 1/4πε0। और हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हर बार ε0 की वैल्यू 8.8.10⁻11 12 नहीं डालना है, आपको डायरेक्टली 1/4πε0 की वैल्यू ही डाल देना है, जो अप्रोक्सीमेटली, अगर कुछ नहीं लिखा है, अगर दिया है तो जनरली 9 लिखा रहता है, अगर नहीं दिया है तो 9 ही लेना है। 9 मान के 8.95 से ज़्यादा वैल्यू चेंज नहीं होगी, 10�9 ले लेना है। और ये न्यूटन पर स्क्वायर कूलम माइनस होता है, ठीक है, nm² c⁻⁻1 होता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ डायरेक्टली वैल्यू देंगे 9 इंटू 10⁹। अब यहाँ पर कोई बच्चा क्या करता है, ε0 की वैल्यू रख के फिर 4π से फिर 1 से डिवाइड करके, क्या मतलब है जी, बहुत टाइम लगेगा। तो डायरेक्टली विल राइट इट हेयर, 2 और 3 क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर 10 और -10 क्या हो जाएगा 10⁻⁻14, और नीचे में 3 3 जा क्या लिखेंगे 9। और चूंकि ये जो 0.3 है, इसको वास्तव में हम 3 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। इट इज बेटर टू, बिकॉज यू हैव टू कन्वर्ट ऑल दिस इनटू द सिंगल फॉर्म। सो हियर दिस इज 3 इंटू 10⁻⁻1 and you will write 10⁻⁻2. So we'll see that 9 and 9 get cancelled, and this is 10⁻9, which is plus 9, and then here 10⁻⁻14. So this is 10 to the power somehow -5 into 6 divided by 10⁻⁻2। अब ये ऊपर जाके जाएगा तो हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा तो ये उसमें से -3 बचेगा, जो कि 6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन के बराबर ये फोर्स हो रहा है,
जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.00 न्यूटन, क्योंकि 6/1000 हो जाएगा और इसका मतलब ये 1/1000, 1/10⁻3. सो दिस विल बी द आंसर हियर. अब हेलो फ्रेंड, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2. तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं. यहाँ पर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल चार्जेस 0.4 माइक्रोकुलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्जेस 0.8 माइक्रोकुलम है. ये बात याद रखिए. इन एन एयर इज 0.2 न्यूटन. What is the distance between the two spheres? What is the force on the second sphere due to the first? ये दो बातें निकालनी है आपको. तो यहां पर हमें दो चार्जेस दिया हुआ है दोनों एंड पे, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा ये नहीं दिया है, फोर्स निकालना है. और दूसरे में फोर्स कह रहे हैं सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट. तो भाई उतना ही फोर्स होगा ना जितना दिया हुआ वैल्यूज, सेकंड पे फर्स्ट पे और फर्स्ट पे सेकंड पे फोर्स तो सेम होता है. तो 1.2 का तो हम ऐसे ही निकाल देंगे. तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं. दो स्फीयर है यहां पर पॉइंट चार्जेस, और उनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये हमें पता नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड दिया हुआ है माइनस. जो पहला है वो 0.4 माइक्रोकुलम मतलब 10⁻⁻6 कुलम, और दूसरा जो है हमें दिया हुआ है माइनस का 0.8 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकुलम मतलब 10⁻⁻6 ऑलरेडी लिख दिया मैंने. तो यहां पर सिर्फ आपको कुलम लगाना है. माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, ये हमने लिख दिया मीटर में, ये आपको लिखना है. तो यहां पर सफिक्स है मीटर मीटर कुछ मतलब, और माइक्रोमीटर मतलब होता है वो सिर्फ माइक्रो है, तो 10⁻⁻6 लिखेंगे. हियर द फोर्सेज नेचर इज अपोजिट. यहां पर क्या है, नेचर क्या है, अपोजिट है. तो हम यहां पर ये देखेंगे कि ये अपोजिट नेचर है अगर इनके बीच में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा. सो हाउ विल यू फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? F12, दिस इज 1, दिस इज 2, 1/4πε0 into Q1 into Q2 divided by R square. So now this is 0.2 न्यूटन है, 9 into 10⁹ है, और Q1 Q2 क्या है 0.4 into 10⁻⁻6 है, और फिर 0.8 इंटू 10⁻⁻6 लिख देंगे डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, जो हमें पता नहीं है. ठीक है, लेकिन यहां पर देखो 1 और 2, द फोर्सेज ऑन 1 ड्यू टू 2 इज सेम, फोर्सेज ऑन 2 ऑन 1 इज सेम. ये दोनों बराबर है, दिस इज बोथ और इक्वल. ठीक है, तो यहां से हम R स्क्वायर की वैल्यू लिख देंगे. देखो क्या हो रहा है, 9 को रहने देंगे, 10⁻9 भी रहने दो अभी. ये 4 इंटू 10⁻−1 हो जाएगा, यहां 8 इंटू 10⁻−1 हो जाएगा. देखो ये 6 और 6 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 12, और ये 2 और मिल जाएंगे उसमें, तो 14 हो जाएगा, और 8 और 4 32 हो जाएगा. तो ये 10⁻⁻14 मतलब ये -1, यहां पर भी 10⁻−1 बाहर आ जाएगा, तो ये 4 और 8 बाहर आ जाएगा, 32 हो जाएगा. और ये यहां पर 10⁻6 -12 और 2 ये 14 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.2 नीचे आ जाएगा. आप इसको कर दीजिए सिंप्लीफाई, कुछ कैंसिल वैंसल हो रहा है तो कर दीजिए. हाँ, यहां पर एक और चीज आप देख सकते हैं कि 0.2 है, इसको भी हम 10⁻−1 बोल सकते हैं. तो इस 2 से ऊपर में क्या हो जाएगा 16, और इसका 10⁻−1 ऊपर में जाके 10 हो जाएगा. तो ओवरऑल बचता क्या है, यहां पर बचेगा 9 और बचा 16. और यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 9 और 1 10, यहां मतलब 10⁻−2 बच रहा है, क्योंकि देखो 9 और 1 ये प्लस का, और ये 1 ये नीचे वाला दशमलव का. ठीक है, तो इस तरह से हो गया 10⁻−2. और अब हमें यही वैल्यू है, यहां से आर की वैल्यू डायरेक्टली निकालोगे तो यहां पर चढ़ जाएगा इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये जाएगा 3 इंटू 4 और 10⁻−1, -2 का -1 हो जाएगा, तो 12, और ये 10⁻−1, तो मतलब 1.12 गुने 10⁻−1 मतलब 1.2 मीटर यहां पर इसकी आंसर होगा. ओके, तो देख लीजिए हमने क्या किया है, 10⁻12 और ये हो गया 10⁻14, और 9 और 1 10, ये 4 हो गया, यहां पर 10 बचा. ओके, तो 14 का नहीं हमने डायरेक्टली कर दिया, ये 4 बचा, ये 10⁻−2 होगा, तो ये 4 दिया 12 गुणे 10⁻−2 यानी 0.12 मीटर इज द आंसर. ठीक है, मैंने यानी 9 और 1 10 था ना, तो 14 होगा, तो ये 4 जब स्क्वायर रूट जाएगा तब 2 आएगा, मैंने 2 लिख दिया था डायरेक्टली, वो सोच एक स्टेप आगे करके, तो यहाँ पर -2 है. दिस इज द आंसर. तो इस तरह से दिख रहा है स्क्रीन पे, ये पूरा देखिए जूम करके.
4 पॉइंट चार्जेस Q1 2 माइक्रोकुलम, पहला 4 पॉइंट चार्जेस दिए हैं, वैल्यूज दिया हुआ है। दूसरा है -5 माइक्रोकुलम, QC जो है इसमें दिया हुआ है 2 माइक्रोकुलम, एंड QB जो यहां पर दिया है -5 माइक्रोकुलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD। तो एक स्क्वायर है जिसके चारों कॉर्नर पे 4 चार्ज रखे हुए, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, स्क्वायर का साइड 10 सेंटीमीटर गिवन है। सो व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लगते हैं, मतलब सेंटर पे एक चार्ज रखा है 1 माइक्रोकुलम का, उस पे क्या फोर्स लगेगा। तो ये मल्टीपल चार्जेस का प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑन द सेंटर one charge is placed of 1 microcoulomb, right? Even in the theory I have told you that sometimes if you assume that only 1 microcoulomb there is a single forces, but it is example of multiple charges. At the center the 1 coulomb charge is written, is kept. So here all the 4 corner charges 1 2 3 will apply the forces here, and you have to add that forces through vector addition to get the final answer. So let's see, I'll solve it. देखिए यहां पर पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं और उसके चारों कॉर्नर पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इस तरह से फोर्स रखा हुआ है। देखिए ये स्क्वायर है, थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने ताकि विजिबिलिटी अच्छा रहे। अब इसमें हमें जो है चार्जेस दिए हैं अलग अलग, अब कहीं से भी मान सकते हैं। मान लीजिए कि ये मेरा पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, लेकिन इस तरह से हम नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ ABCD दिया हुआ है, तो A4 ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ये 1 है, तो मैंने माना वो A या इसको। आपको जरूरी नहीं कि यहीं से स्टार्ट करें, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर आल्सो। सो दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। व्हाट इज here? This is 2 microcoulomb. What is B? -5 microcoulomb. What is C, sir? This is 2 microcoulomb here. What is D, sir? This is -5 microcoulomb. तो यहां पर कुछ पॉजिटिव चार्जेज है, कुछ नेगेटिव चार्जेज है, चारों कॉर्नर पे दिया हुआ है, सेंटर पे बिल्कुल इसके केंद्र पे 1 माइक्रोकुलम का चार्ज रखा है। 1 कुलम नहीं, 1 माइक्रोकुलम का ही चार्ज रखा है। सो सेंटर ऑफ द स्पाई, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है जो एक सेंटर पे लगा है, मैं इसको O मान लेता हूं एक पल के लिए। अब हम इसमें फोर्स निकाल सकते हैं। देखिए अगर हो कह रहा है कि यहां पर भी एक पॉजिटिव चार्ज रखा है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, और आपको मालूम है कि ये चार्ज खींचा चला जाएगा, खींचा चला जाएगा और बस खींचता ही चला जाएगा। यानी हम कहां देख रहे हैं? O पे देख रहे हैं। किसकी वजह से? D की वजह से। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। ये प्लस चार्जेस है तो हम इसको FD भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? FD। नाउ अगर A पे चार्जेज है, दूसरा O पे चार्जेज है, अब ये दोनों के बीच में हमें देखना कहां पर है? पॉइंट O पे। पॉइंट O पे चार्ज निकालना है, फोर्स निकालना है। सो ड्यू टू A देन दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये यहां बाहर की तरफ लगेगा, बता चुका हूं ऑलरेडी। अब ये और ये इसके बीच में क्या है? अगेन ये पॉजिटिव चार्ज है C पर और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर भी क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। इसी लाइन पे लगेगा जिस लाइन पे ये दोनों चार्ज जुड़े हुए हैं। अब ये प्लस और माइनस है तो इसके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो ये यहां पर भी इसी लाइन पे इस तरह से कुछ खींचा हुआ चला जाएगा। तो चाहो तो ये जो है डायगोनल लाइन पे ही है, आप चाहो तो इसको मिला सकते हो आगे की तरफ, इसको ऐसे मिला सकते हैं। देखो डायग्राम बना के हमें सब समझ में आता है कि ये चीजें प्रॉब्लम कैसे होगी। अब मैं ये पॉइंट O पे जो कंडीशन है उसको खींच देता हूं यहां पर। देखिए ये हमारा O ये है और यहां पर ये दोनों फोर्स है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये भी 2 माइक्रोकुलम का है, ये भी 2 माइक्रोकुलम का है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है क्योंकि ये डायगोनल होगा और ये हाफ पे होगा, तो डिस्टेंस भी सेम है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मैं इसको FD बोला हूं तो ये मेरा FC होगा और ये मेरा FA होगा और ये मेरा FB होगा। तो ये जो मैंने लिखा है वो FA और FC, मैं ये कह सकता हूं कि बीच का एंगल 180 डिग्री है और ये इक्वल और अपोजिट है, तो इसका रिजल्टेंट नेट फोर्स 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं बिना पेन चलाए बता सकता हूं क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, यहां पर 1 है, तो ये हो जाएगा FA इक्वल टू FC। ठीक है, आप निकाल के भी देख सकते हो, डिस्टेंस सेम है, चार्जेस सेम है, तो ऑफकोर्स वैल्यू सेम होगी। और ये जो FB है
इसके ये -5 है और ये भी -5 है, दोनों का नेचर सेम है, अपोजिट है। यहां पर मैं एफ बी बोलूंगा और एफ डी जो है ये दोनों भी इक्वल एंड अपोजिट है, तो एफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डी होगा। डिस्टेंस सेम है, लेकिन एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी क्योंकि मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो यहां पर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स एट ओ, नेट फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स, इसके बीच में क्या होगा, चारों फोर्स के बीच में पैरेललोग्राम लगता है, यहां पर 10 फोर्सेस भी लगा होता है, हम निकाल सकते, तो इन दोनों के बीच का निकाल सकते। कुछ किताबों में ऐसे लिखा रहता है कि मतलब उस ओवरऑल इस दोनों के बीच का निकाला तो वो 0 हुआ। कुछ किताबों में ऐसे एफ ए और एफ बी का ऐसे निकाल देंगे और फिर उसके बाद रिजल्टेंट ऐसे निकाल देंगे, और ये हम पैरेललोग्राम लॉ से इसको पूरा कर लेते हैं। मतलब इस फोर्स के पैरेलल एक लाओ, इस फोर्स के पैरेलल एक लाओ, और ये जो यही तो रिजल्टेंट देता है, ये रिजल्टेंट देता है, तो इसके बीच का हम फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसे भी रहता है कि इसको पैरेललोग्राम लॉ बनाओ, बहुत लोगों को बना पता होगा पैरेललोग्राम लॉ। एक बार मैं क्विक रिवीजन कर पैरेललोग्राम बनाओ, यहाँ पर दो फोर्सेस को उनके दो एडजेसेंट साइड से दिखाते हैं, जो हमारा रिजल्टेंट है वो वास्तव में वन ऑफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम होता है। तो वो यही चीज है, दो फोर्सेज हैं उसको एक पैरेललोग्राम बना दो, और जो ये उनके बीच का जो डायगोनल है दैट विल बिकम वन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि ये दोनों करो चाहे दोनों ही केस से निकालो। इस केस में अगर दोनों ही केस है, क्योंकि इनके बीच का एंगल हमें पता है ये 180 डिग्री है और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो हम आसानी से इसके बीच का फोर्स निकालेंगे। तो यहां पर जो नेट फोर्स होगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि इसका नेट फोर्स 0, इसका नेट फोर्स 0, तो टोटल नेट फोर्स 0 हो जाएगा। हम किसी भी मेथड से निकालेंगे, दोनों ही मेथड में हमें सेम आएगा। ठीक है, यहां पर भी हम देखो पैरेललोग्राम बना के बना सकते हैं, तो दोनों ही केस में दोनों ही मेथड्स में इसका 0 न्यूटन फोर्स आएगा, क्योंकि फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है। ये दोनों कैंसिल हो रहा है आपस में, ये दोनों कैंसिल हो रहा है, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो रहा है। यहां पर मैंने पेन भी नहीं चलाया, आप चाहो तो पेन चला के देख सकते हो। इस तरह से एफ ए की वैल्यू किसी को निकालना हो तो ऐसे निकालो कि 1/4πε0 Q1, तो 2 माइक्रोकुलम 1 माइक्रोकुलम है, तो फिर ये 10⁻⁻12 माइक्रो का 66, और फिर इसके बीच का डिस्टेंस निकालो। तो बहुत सारा लेंदी काम है। इसके बीच में हमें कुछ दिया हुआ था, जरा देखते हैं कि स्क्वायर का साइड दिया हुआ था ऑलरेडी, तो और अच्छा है। देखो ये साइड 10 सेंटीमीटर है, तो ऑफकोर्स ये साइड भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम आसानी से इसका डायगोनल भी निकाल सकते हैं और मैग्नीट्यूड निकाल के भी कर सकते हैं। सो यू हैव टू डेवलप द अप्रोच फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल। अगर ये बोर्ड के एग्जाम में आता है तो आपको सारा करके दिखाना पड़ेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो इस तरह से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आंसर इसका 4 होता है, 1 2 3 4, 0 न्यूटन, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन। यहाँ पर आंसर इसका 0 न्यूटन है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर अच्छा लगा। हमें और भी न्यूमेरिकल्स आपको कराने हैं। हमारा रेगुलर क्लास चलता है जिसमें हम आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डीपीपी बोलते हैं उसको, ठीक है, वो हम देते हैं आपको। उसमें 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं जो जेई मेंस और एडवांस की तैयारी करते हैं उनके लिए हम करते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे पास फैसिलिटी है। किसी को अगर क्लास लेना है, लाइव क्लास कहीं पर भी घर बैठे, तो अपने समय के अनुसार जब भी आप फ्री रहते हैं आप क्लास लीजिए। नंबर हमारा व्हाट्सएप का फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइज with some more topics. Thank you.